हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4 वीणा का 13th और लास्ट चैप्टर हमारा आदित्य। आदित्य का अर्थ आप लोग जानते होंगे। आदित्य का अर्थ होता है सूरज, सूर्य जो रोज़ सुबह निकलता है जिससे हमारे घरों में रोशनी होती है। तो आदित्य का पर्यायवाची है सूरज, सूर्य। ये पाठ संवाद शैली में लिखा गया है, यानी डायलॉग्स में। संवाद शैली का अर्थ है जैसे हम क्लास में बैठ कर के बच्चों से बातचीत करते हैं ना, कोई चैप्टर हम डिस्कस करते हैं तो टीचर जब चैप्टर को समझा रहे होते हैं, बच्चे कई क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं कि मैम ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तब क्या होगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चनिंग होती है क्लास में और टीचर उनके आंसर देता है तो वहाँ पर वो संवाद शैली होती है, डायलॉग बाजी होती है। मतलब कि एक डायलॉग बच्चे ने बोला, फिर टीचर ने बोला, क्वेश्चन आंसर करते हुए क्लास जब चलती है तो उसी शैली में ये पाठ लिखा गया है। क्वेश्चन आंसर में है ये पाठ पूरा, कि बच्चे पूछ रहे हैं, टीचर जवाब दे रहे हैं, और इस तरह से इस पूरे पाठ का निर्माण किया गया है जिससे आपको भी ये समझने में बहुत आसान हो जाएगा। इस पाठ में किसके बारे में? सूरज के बारे में है। और सूरज क्योंकि बहुत गर्म है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है, तो इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने, इसरो ने, जो टेस्ट करते रहते हैं, जो इन पर प्रशिक्षण, इसरो जो हमारा है, अंतरिक्ष यान भेज करके सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए वहाँ से वो सूरज अंतरिक्ष यान से फ़ोटो मंगवाते हैं और उस फ़ोटो को देख करके अपनी जानकारी बढ़ाते हैं सूरज के बारे में। तो उस सब की जानकारी हमें इस पाठ में दी गई है। इस पाठ में हमें सूर्य के बारे में सारी जानकारी दी गई है, जैसे सूर्य तारा है या ग्रह है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ इस पाठ में हमें दी गई है। आप लोग चांद और चंद्रयान के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और अब हम सूरज के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पाठ में समझाया गया है। बच्चे क्लास में अपने टीचर से जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका आंसर देते हुए टीचर उन्हें सूरज के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं पाठ को और हमें भी सूरज के बारे में नई नई जानकारी इस पाठ से मिलेगी। सभी विद्यार्थी सुप्रभात। अध्यापक जी, अध्यापक। सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात का अर्थ समझते हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सुप्रभात का मतलब होता है। पिछली कक्षा में हमने चांद और चंद्रयान के बारे में जाना था। आज हम सूरज के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं सूरज क्या है? तो वाणी कहती है कि अध्यापक जी, मैंने सुना है सूर्य जो है वो 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। तो ये हमारी जो बूढ़ी दादी नानी होती है ना, वो इस तरह की कहानी बताती हैं कि सूरज 7 घोड़ों पर सवार होकर के आता है, सूरज राजा है। तो इस तरह की कहानी हमारी दादी और नानी बताती हैं। तो गौरव कहता है हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना है। राहुल कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना है, सूरज तो आग का गोला है, कोई राजा वाजा नहीं है। सुमन कहती है अध्यापक जी सूरज एक ग्रह है। जैसे इसने कहा ना ऊपर राहुल ने कि सूरज आग का गोला है, तो सुमन ने कहा कि नहीं, आग का गोला नहीं, ये एक ग्रह, प्लेनेट है। तो रवि कहता है नहीं नहीं, प्लेनेट नहीं है, ये तो एक तारा है, स्टार है। तो अध्यापक बताते हैं कि करेक्ट, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, सूर्य एक तारा है। ये बहुत अधिक गर्म भी है, इसलिए इसे लोग आग का गोला भी कहते हैं। सारे बच्चे हैरानी से पूछते हैं कि अध्यापक जी ये बहुत गर्म होगा। ज्योति कहती है सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर भी कितनी गर्मी देता है, ये इतना गर्म है ना, इसलिए तो कितनी दूर है हमारी धरती से सूरज, फिर भी जब सूरज की रोशनी में हम लोग बैठते हैं धूप में तो कितनी गर्मी लगती है हम लोगों को। तो भास्कर कहता है मुझे गर्मी के मौसम में सूरज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। अगर धूप में गर्मी में हम लोग बाहर जाएँ तो सूरज की रोशनी हमें जला देती है। सुमन मुझे भी,
पर सर्दियों में तो धूप से उठने का मन ही नहीं करता। मेरी नानी तो पूरे दिन धूप में रहती है, उन्हें बहुत सर्दी लगती है ना, इसलिए। तो सुमन कहते कि सही बात है कि गर्मियों में तो धूप सेकी नहीं जाती है, बहुत गर्म लगती है, लेकिन सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है। अब जब बच्चे खुद ही बताते हैं कि सूरज बहुत गर्म है, सर्दियों में हमें बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में हमें बहुत जलाता है, तो टीचर उनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि बताओ तुम ज़रा, सूरज इतना गर्म क्यों है? क्या तुमने कभी सोचा है कि सूरज इतना गर्म क्यों होता है? तो दिनेश जवाब दे रहा है, सूर्य पर हमेशा आग जलती रहती है ना, इसलिए। रवि कहता है कि अगर ऐसा होता तो ये तो बताओ कि आग जलाता कौन है वहाँ पर? तो धरा कहती है, आप दोनों ठीक नहीं सोच रहे हैं। सूर्य पर गर्मी आग के जलने से नहीं होती, बल्कि सूरज ऐसी गैसों से बना हुआ है जो बहुत गर्म होती हैं। मुझे मेरी मौसी ने एक बार बताया था। अध्यापक कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का बना हुआ एक बड़ा सा गोला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूरज किन दो गैसों से मिलकर बनता है? तो ये है आंसर, हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैस से मिलकर बनता है। साहिल, कितने बड़े नाम हैं। साहिल को लगता है ये जो गैसों के नाम है ये तो बहुत बड़े हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। बोलने में भी कठिनाई हो रही है, हाइड्रोजन हीलियम। कुछ विद्यार्थी हंसते हैं, तो उसको, साहिल को बोलना नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम बोलना नहीं आ रहा है उसे, तो बच्चे बाकी उस पर हंसने लगते हैं। रवि कहता है, तो क्या हम चांद की तरह सूरज पर भी जा सकते हैं? अध्यापक की ओर हैरानी से देखते हुए वो पूछता है कि जैसे आज मनुष्य चांद पर चला गया है, क्या सूरज पर भी जाया जा सकता है? सुमन, वहाँ कैसे जाएंगे? जो जाएगा वो जल नहीं जाएगा। दिनेश, सूर्य तो बहुत गर्म होगा, बहुत अधिक, तभी तो वह चमकता रहता है। आंखें बड़ी करके कहते हुए दिनेश कहता है कि सूरज तो बहुत गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तभी तो वो चमकता है। सूरज गर्म है इसलिए तो उसमें चमक दिखाई देती है। अध्यापक, हाँ, सूर्य तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी जब इतनी दूर हमें धरती पर इतनी गर्म लगती है, तो सूरज में जाना तो इम्पॉसिबल है। वह चंद्रमा की तरह हमारी पृथ्वी के पास नहीं है, बल्कि बहुत दूर है। उसके भीतर हर समय आग जल रही है, वह कभी बुझती ही नहीं। जैसे चंद्रमा के रहस्य हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य के भी रहस्य हैं। इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण किया है। तो सूरज तो बहुत गर्म है, जैसे चंद्रमा के बहुत सारे रहस्य थे ना, अब चंद्रमा पर जा रहे हैं लोग और वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठी करके ला रहे हैं और बताते हैं कि चंद्रमा पर ऐसा है वैसा है, सब रहस्य अब खुल रहे हैं। इसी तरह से सूरज के भी बहुत सारे रहस्य हैं, और इन रहस्यों को जानने के लिए कि आखिर सूरज पर है क्या चीज़, तो हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने क्या बनाया है? आदित्य L1। क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो बड़े कौतूहल से, हैरानी से पूछते हैं, आदित्य L1? भास्कर, ये क्या है अध्यापक जी? टीचर, ये आदित्य L1 क्या है? अध्यापक कहते हैं, आदित्य तुम ही तो हो, मुस्कुराते हुए। भास्कर, मैं कुछ समझा नहीं अध्यापक जी। अध्यापक, समझाता हूँ। आदित्य का अर्थ है सूर्य। क्या आपको पता है सूरज का एक और नाम होता है भास्कर? ये भास्कर ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो अध्यापक उसको कह रहे हैं कि आदित्य तो तुम ही हो। तो भास्कर कह रहा है मैं कुछ समझा नहीं। तो अध्यापक कहते हैं, देखो, आदित्य का मतलब है सूर्य, और तुम्हारे नाम का मतलब भी है सूर्य। तो इस तरह इस कक्षा में दो और आदित्य हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ? तो दो और बच्चों के नाम होंगे ना, जो सूरज, जिनका अर्थ निकलता होगा। तो अध्यापक ने कहा कि दो और बच्चे हैं इस क्लास में जो सूरज ही हैं, आदित्य ही हैं। कौन है वो दो बच्चे, बता सकते हो? तो राहुल ने कहा, जी, दिनेश और रवि। दिनेश भी सूरज को कहते हैं और रवि भी सूरज को कहते हैं, भास्कर भी सूरज को कहते हैं और आदित्य भी सूरज को कहते हैं। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो अध्यापक, बहुत अच्छा, आइए आज हम लोग आदित्य L1 से मिलते हैं। मतलब अब टीचर आगे उन्हें आदित्य L1 के बारे में बताएंगे। तो वाणी पूछ रही है, अध्यापक जी, क्या ये चंद्रयान के प्रकार का ही तो नहीं है?
क्या ये जो आदित्य L1 है ये चंद्रयान के जैसा ही तो नहीं है? अध्यापक: हाँ, आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है। इसका कार्य सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना है, जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसके भीतर जलने वाली आग का ताप कितना है, इस ताप का प्रभाव आसपास कैसा होता है, या इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है या नहीं पड़ता। तो टीचर ने उसे समझाया कि यस, आदित्य L1 भी चंद्रयान के जैसा ही एक यान है। और आदित्य L1 का काम क्या है? सूर्य के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। जैसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है आदित्य L1 कि ये किस समय पर कैसा होता है, मतलब कब लाल, कब पीला, कब गर्म, कब ठंडा, किस समय ये कैसा होता है, और सूरज के अंदर जो आग जल रही है उसका टेम्परेचर कितना होता है, और उस टेम्परेचर का उसके आसपास क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर वो जो टेम्परेचर है सूरज का उसका हमारी पृथ्वी पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। इस सब की जानकारी आदित्य L1 को इकट्ठा करनी होती है। पूर्वा: क्या ये सूर्य पर पहुंच गया है? अब आदित्य L1 जो बनाया है क्या वो सूरज पर पहुंच गया है? तो अध्यापक कहते हैं सूरज पर तो नहीं, लेकिन सूर्य से पर्याप्त दूरी पर रुककर इसने सूर्य के कुछ अद्भुत चित्र भेजे हैं, जिन्हें यदि आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तो अध्यापक बता रहे हैं कि आदित्य L1 जो है वो सूरज पर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन सूरज से कुछ दूरी पर ये रुका हुआ है, और इसने सूरज के बहुत सारे अमेजिंग से पिक्चर्स हमें भेजी हैं, जिन्हें हम अगर देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। सुमन कहती है अध्यापक जी, फिर भी यह सूर्य के पर्याप्त पास पहुंचकर चित्र कैसे भेज रहा है? इसकी इतनी गर्मी से जल नहीं रहा? तो सुमन पूछती है कि आप कह रहे हैं कि जो आदित्य L1 है वो सूरज के बहुत नज़दीक पहुंच गया है, तो कैसे पहुंचा? सूरज की गर्मी से ये जल नहीं रहा है क्या? अध्यापक उसे बताते हैं कि नहीं, सूर्य से आदित्य L1 को कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यह एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है और वह अपने स्थान से समय समय पर उसके विभिन्न चित्र लेता रहता है। तो टीचर ने बताया कि नहीं, आदित्य L1 को इतनी दूर रखा गया है सूरज से कि सूरज की गर्मी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही है, और वो उतनी दूर से भी बड़े आराम से सूरज के चित्र ले लेकर नीचे धरती पर भेजता है। भास्कर: यह तो एक अनन्य प्रकार का यंत्र है जो अपने को जलने भी नहीं दे रहा और इतने गर्म सूर्य के चित्र भी ले रहा है। तो भास्कर कहता है कि ये जो आदित्य L1 है ये तो अनन्य का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा यंत्र नहीं हो सकता। तो ये अपनी तरह का एक अलग ही यंत्र है, ना तो ये जल रहा है बल्कि हमें सूरज के चित्र भी भेज रहा है। ज्योति क्या कहती है? आदित्य L1 में L1 का क्या मतलब है? तो टीचर बताते हैं कि L1 का मतलब है लग्रांज। तो अब बच्चे पूछते हैं, रवि पूछ रहा है कि ये लग्रांज 1 क्या होता है? अध्यापक: L1 अर्थात लग्रांज 1 बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियाँ इस प्रकार संतुलित होती हैं कि इस स्थान पर प्रक्षिप्त कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती जाती हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य अंतरिक्ष यान को इसी बिंदु पर प्रक्षिप्त कर दिया है जहाँ से वह सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य के चित्र खींचता रहता है। तो टीचर ने उसे समझाया कि लग्रांज 1 वो पॉइंट है, वो बिंदु है जहाँ पर अंतरिक्ष का मतलब इस यूनिवर्स का एक ऐसा पॉइंट है, एक विशेष स्पेशल पॉइंट है वो, जहाँ पर सूरज और पृथ्वी के केंद्रों को मतलब कि सूरज का भी सेंटर और पृथ्वी का भी सेंटर, इसको जोड़ने वाली रेखा पर होता है। जहाँ जिस लाइन में सूरज का भी सेंटर पड़ रहा है और पृथ्वी का भी सेंटर पड़ रहा है, तो इस पॉइंट पर उन्होंने यहाँ पर इस
स्टैब्लिश कर दिया है, वहाँ पर उसे लॉन्च कर, वहाँ पर उसे रख दिया है। इस बिंदु पर सूरज और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियाँ इस प्रकार संतुलित होती हैं कि इस स्थान पर प्रक्षिप्त कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती जाती है। यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट मैं दिखा रही हूँ आपको, इस पॉइंट पर सूरज और पृथ्वी दोनों की अट्रैक्शन पावर यानी ग्रेविटी जो होती है इस तरह से बैलेंस होती है यहाँ पर कि अगर किसी भी चीज़ को इस जगह पर रख दिया जाए तो वो सूरज और पृथ्वी दोनों के ही चक्कर काट सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, उन दोनों के चक्कर काट सकती है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य अंतरिक्षयान को भी इसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर ही फिक्स कर दिया है, उसी पॉइंट पर उन्होंने उसे रख दिया। प्रक्षिप्त करना मतलब उसे वहाँ पर ठहरा देना, उसे वहाँ पर प्रोजेक्ट कर देना, जहाँ से वह सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य के चित्र खींचता है। और इस पॉइंट से वो चारों तरफ सूरज के घूमता रहता है और सूरज के चित्र खींचता रहता है। ये देखिए यहाँ पे चित्र से आपको ये स्पष्ट होगा। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, है ना। दीपक बोलता है, अध्यापक जी यह तो आपने बहुत ही रोचक यानी इंटरेस्टिंग बात बताई है, लेकिन हमें ये बताइए कि ये जो लंगरांज ये शब्द है इसका अर्थ क्या है। टीचर बोलते हैं कि वास्तव में लंगरांज 18वीं सदी में इटली का एक गणितज्ञ था, एक मैथमेटिशियन था, ये इटली का रहने वाला, उसका नाम था लंगरांज, जिसने इस विशिष्ट बिंदु के विषय में बताया। उसी ने ये खोज की थी कि ये एक स्पेशल पॉइंट है जो अंतरिक्ष का सेंटर और धरती का सेंटर की जो लाइन है उस लाइन में एक ऐसा पॉइंट है, इसलिए इस बिंदु को उसके नाम से ही जाना जाता है। उसी ने इस पॉइंट को खोजा था तो इसलिए इस बिंदु को, इस पॉइंट को उसका नाम दे दिया गया। उसने इस प्रकार के 4 और बिंदुओं का पता लगाया था, इसलिए इन 5 बिंदुओं को L1, L2, L3, L4 एंड L5 इन 5 नामों से जाना जाता है। सुमन कहती है, अच्छा अब मैं समझ गई कि क्यों आदित्य के नाम के अंत में L1 लगाया गया है। पर यह अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? तो टीचर बताते हैं कि आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। लंगरांज बिंदु पर स्थित यह अंतरिक्षयान लगभग 5 साल तक सूरज के चारों ओर घूमता हुआ उसके विभिन्न चित्र खींचता रहेगा। तो इसका प्रक्षेपण कब इसको भेजा गया अंतरिक्ष में? 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था। और किसने भेजा था? इसरो ने भेजा था इसको। और अब ये 5 साल तक वहीं रहेगा, यानी 2028 तक ये वहीं पर रहेगा और वहाँ से चारों तरफ घूम घूम के सूरज के चित्र खींचता रहेगा, जिनका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक सूरज के बारे में जो भी रहस्य हैं, जो भी बातें वो जानना चाहते हैं, उन चित्रों से वो जानेंगे। दीपक कहता है, बहुत अच्छा अध्यापक जी, इतनी मनोरंजक बातें सुनकर मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है कि सूर्य कैसा दिखता होगा। आदित्य L1 ने जो चित्र खींचे हैं वे बहुत अच्छे होंगे। मैंने आज तक सूर्य का चित्र नहीं देखा। तो दीपक कहता है कि अध्यापक जी बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने मुझे बताई हैं। मेरे मन में ये जिज्ञासा हो रही है, उत्सुकता हो रही है, ये जानने की इच्छा पैदा हो रही है कि सूर्य आखिर दिखता कैसा होगा। आदित्य L1 ने जो भी चित्र खींचे हैं वो बहुत अच्छे होंगे। मैंने तो आज तक सूरज का कोई चित्र देखा ही नहीं है। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ हमने भी नहीं देखा है। रफत कहता है चांद का देखा है, पृथ्वी का देखा है, चंद्रयान का देखा है, अपने बचपन का देखा है, पर सूरज का तो मैंने भी कभी नहीं देखा। दिनेश, मैंने तो अपने माता पिता के बचपन के चित्र भी देखे हैं, पर सूर्य का भी चित्र होता है मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। पिताजी ने सूर्य की ओर देखने के लिए मना किया है। अध्यापक, सही कहा आपके पिताजी ने। आपके पापा ने जो सूरज की तरफ देखने के लिए मना किया ना, वो सही मना किया है। सूरज को कभी भी प्रत्यक्ष देखने की कोशिश मत करना, मतलब डायरेक्टली आँखों से सूरज को देखने की कोशिश मत करना, ये आँखों के लिए ठीक भी नहीं है। लेकिन आदित्य L1 ने आप सभी की ये इच्छा सुन ली है। इसने सूर्य के 11 रंगों के चित्र भेजे हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं। मैं उनका रंगीन चित्र भी आज सबके लिए लाया हूँ। तो फिर टीचर क्या करते हैं कि अपने टैब मोबाइल पर भी अलग अलग समय पर लिए गए सूरज के
11 कलर्स के फ़ोटोज़ को वो बच्चों को दिखाते हैं, जो आपके लिए भी यहाँ दे रखे हैं। देखिए ये 11 कलर्स में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए डिफरेंट कलर्स में हैं ये सारी की सारी पिक्चर्स। ये अलग अलग टाइम पर खींची गई पिक्चर्स हैं, कब सूरज कैसा दिखाई दे रहा है। तब सिल्विया कहती हैं ये तो सचमुच बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स हैं। आदित्य यान इतने अच्छे चित्र लेता है, ये तो एक चमत्कार सा मिरेकल लग रहा है ये तो, कि कैसे वो चित्र खींच ले रहा है, पिक्चर खींच ले रहा है, फ़ोटो खींच ले रहा है। अध्यापक जी, फ़ोटो लेने के अतिरिक्त आदित्य L1 और क्या क्या करेगा? तो टीचर बताते हैं कि तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सूरज पर गैसों की टकराहट से बहुत विशाल विस्फोट होते हैं। टीचर बता रहे हैं कि सूरज में जो गैसें हैं ना, हाइड्रोजन और हीलियम, जिस गैस से सूरज बना हुआ है, तो ये गैसें आपस में टकराती भी हैं और उनके टकराने से बहुत बड़ा विस्फोट होता है। मतलब कि टकराने की आवाज़, बहुत भयंकर आवाज़ आती है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, फिर उसमें से बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे धरती पर आंधियाँ आती रहती हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी निकलती है। जब वो गैसें आपस में टकराती हैं तो टकराने का विस्फोट जो होता है उससे एनर्जी निकलती है। जैसे हमारी धरती पर आंधी आती है ना, वैसे ही सूरज की ऊर्जा से भी आती रहती है। सूरज पर आने वाली आंधियों और उससे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में आदित्य L1 में लगे उपकरणों द्वारा हमें जानकारी मिलेगी। आदित्य L1 जो अंतरिक्ष यान बनाया गया है, उसमें ऐसे उपकरण लगाए गए हैं, ऐसी मशीनरी लगाई गई है जो ये हमें इन्फॉर्मेशन देगी कि जब सूरज के अंदर की गैसें आपस में टकराती हैं, उससे विस्फोट होता है, उससे जो एनर्जी पैदा होती है, उससे सूरज में कैसे आंधी आती है। कुछ विद्यार्थी, यह तो सचमुच बहुत अच्छा यंत्र है, और बच्चे आपस में क्लास में बातचीत करने लग जाते हैं। तो दीपक बोलता है, अध्यापक जी मुझे तो ये सब अद्भुत बातें जानकर बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो बड़ा होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा और दूर दूर के तारों के विषय में पढ़ूंगा और वहाँ अंतरिक्ष यान भेजूंगा। तो दीपक, इमीडिएट रिएक्शन है दीपक का, वो कहता है कि मैं बड़ा होकर अंतरिक्ष साइंटिस्ट ही बनूंगा, और मैं साइंटिस्ट जब बन जाऊंगा तो अलग अलग स्टार्स की खोज करने के लिए मैं अंतरिक्ष यान भेजूंगा, और तारों के बारे में मैं पढ़ूंगा और तारों पर ही अंतरिक्ष यान भी भेजूंगा। तो सुमन कहती है, अध्यापक जी मैं भी बड़ी होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी। मुझे आज के पाठ में बहुत मज़ा आया। मैं तो ऐसा अंतरिक्ष यान बनाऊंगी जिसमें बैठकर मैं खुद L1 बिंदु से सूरज को खुद जा कर के देख भी सकूंगी। बाकी के जो दूसरे स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, वो भी कहने लगते हैं कि हम भी ऐसा ही अंतरिक्ष यान बनाएंगे। तो अध्यापक कहते हैं, आप सब लोग बड़े मेधावी हैं, यानी बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर बच्चों, अपने अंतरिक्ष यान में मुझे ले जाना मत भूलना। तो टीचर उनकी बात पर हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं कि अपने अंतरिक्ष यान में मुझे भी साथ ले जाना, और उन्हें सबको आशीर्वाद भी देते हैं कि वो वाकई बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। तो बच्चों, ये था आपका क्लास 4 वीणा का 13th और लास्ट चैप्टर हमारा आदित्य। मैंने पाठ को बारीकी से आप लोगों के साथ साझा किया, आप लोगों को समझाया। आपको इसका सार व्याख्या कैसी लगी? वीडियो के अंत में आकर कर दीजिए 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि जो अगला वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe, and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.